नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी चुनाव के बीच महाराष्ट्र एनडीए में आए भूचाल की, झारखंड में बीजेपी की बढ़ती मुश्किलों की, देखेंगे राहुल गांधी की कुम्हार से मुलाकात को, महंगाई पर घिरी मोदी सरकार को, जानेंगे जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला के बयान को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारत दौरे पर जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स, दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात, स्वच्छ ऊर्जा, रणनीतिक संबंधों और व्यापार जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। यूपी उपचुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, सपा कांग्रेस साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी को हराने का करेंगे काम। राजस्थान की भजनलाल सरकार पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का वार, बोले 11 महीने से नहीं है कोई सरकार। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 662 अंकों की गिरावट के साथ 79,402 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 218 अंकों की गिरावट के साथ 24,180 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का शोर गूंज रहा है। महायुति में जहां सीट बंटवारे पर रार छिड़ी हुई है, तो उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी खींचतान बढ़ती जा रही है। वहीं विपक्ष का महाविकास अघाड़ी मजबूती से चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। तो कैसे चुनाव के बीच महायुति में बढ़ रही है टेंशन, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच महायुति यानी एनडीए की अंतर्कलह बढ़ती दिखाई दे रही है। अजीत पवार गुट ने उम्मीदवारों की नई सूची जारी कर दी है, जिनमें 2 प्रत्याशियों का नाम शामिल है और वो नाम है ज़ीशान सिद्दीकी और सना मलिक। ज़ीशान सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, तो सना मलिक नवाब मलिक की बेटी हैं और दोनों ही नेताओं को दाऊद से जोड़कर देखा जाता है। वहीं बीजेपी ने पहले ही अजीत गुट को इस मामले में चेतावनी दे दी थी। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी दाऊद से जुड़े लोगों का समर्थन नहीं करेगी। इसके बावजूद अजीत पवार ने दोनों ही नेताओं को टिकट दे दिया। एक तरह से उन्होंने अपनी अल्पसंख्यकों को मैदान में उतारने वाली बात को पूरा किया है। लेकिन उनके इस फैसले से बीजेपी और अजीत गुट के एनसीपी में दूरियां बढ़नी तय हैं। वहीं बीजेपी नेता निशिकांत पाटिल और संजय काका भी अजीत गुट में शामिल हो गए हैं। उनका कहना है कि हाईकमान के निर्देशानुसार उन्होंने ऐसा किया है, जिस पर कुछ जानकारों का कहना है कि बीजेपी अजीत गुट को खत्म करने की साजिश कर रही है। अभी पार्टी में अपने नेताओं को शामिल करवाया है, कल पूरी पार्टी ही बीजेपी की हो जाएगी। बहरहाल चुनाव के बीच अजीत गुट और बीजेपी के बीच का ये टकराव महायुति के लिए खतरे की घंटी जरूर बन गया है। वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 48 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने नागपुर दक्षिण पश्चिम से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ प्रफुल्ल गुड़दे को उतारा है। वहीं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को साकोली सीट से टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ये टकराव एनडीए की मुश्किलें बढ़ाता दिखाई दे रहा है, तो मुश्किलें झारखंड में भी बढ़ती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के सहयोगियों ने हाईकमान की टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी के साथ आजसू के गठबंधन पर नाराज नेताओं ने बगावत कर दी है और इस बगावत से बीजेपी को ही सबसे ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है। तो कैसे सहयोगी बने बीजेपी की मुसीबत, देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में एनडीए की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। टिकटों का ऐलान होने के बाद से हर सीट पर नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। 1.5 दर्जन से ज्यादा सीटों पर तो बगावत के चलते बीजेपी पहले ही मुश्किल में दिख रही थी। अब बीजेपी की सहयोगी आजसू में भी बगावत हो गई है। झारखंड में बीजेपी का आजसू से गठबंधन है। राज्य की 81 सीटों में से आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और आजसू में जो बगावत हुई है उसका असर उस पर बिल्कुल नहीं दिख रहा, बल्कि बीजेपी इससे परेशान दिखाई दे रही है, क्योंकि आजसू के नेताओं ने उन सीटों से नामांकन कर दिए हैं जहां बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा आजसू के कुछ बागी दूसरी पार्टियों में भी चले गए हैं और चुनाव मैदान में डट गए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि आजसू के नेता उन सीटों पर नहीं लड़ रहे जो सीट आजसू के हिस्से आई है। जिस सीट पर उम्मीदवार बीजेपी का है वहां पर ही आजसू के बागी दिखाई दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी के खिलाफ आजसू छोड़कर उमाकांत रजक जेएमएम के उम्मीदवार बन गए हैं। वहीं बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल के खिलाफ भी आजसू नेता भरत कांशी ने निर्दलीय अपना नामांकन भर दिया है। भरत कांशी ने आजसू की तरफ से हटिया सीट पर दावेदारी की थी, लेकिन सीट बीजेपी के खाते में चली गई तो आजसू भरत को रोक नहीं पाई। हुसैनाबाद सीट पर भी बीजेपी ने कमलेश सिंह को उम्मीदवार बनाया तो बागी होकर आजसू नेता कुशवाहा शिव पूजन मेहता भी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। आजसू के आधा दर्जन से ज्यादा नेता इसलिए नाराज बताए जा रहे हैं कि जहां आजसू की मजबूत दावेदारी थी वो सीट बीजेपी को दे दी गई।
इसके बाद कई नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, तो कई पाला बदल रहे हैं। आजसू के बागी नेता बीजेपी के ही खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए हैं, तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं। इस बार वो दिल्ली के उत्तम नगर पहुंचे, जहां उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने वालों से मुलाकात की, उनके दैनिक जीवन की समस्याओं पर चर्चा की। दीपावली के त्योहार से पहले राहुल की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। तो क्या कुछ हुआ इस मुलाकात में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र और झारखंड में जारी विधानसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका दुख दर्द जान रहे हैं। और इसी सिलसिले में राहुल गांधी दिल्ली के उत्तम नगर की प्रजापति कॉलोनी पहुंचे। यहाँ राहुल ने कुम्भकार परिवारों से मुलाकात की और उनके पेशे में आ रही दिक्कतों को लेकर उनसे चर्चा की। राहुल सुबह ही प्रधान स्व हरिकिशन के घर पहुंचे और उनकी पत्नी रामरती से मिट्टी से तैयार होने वाले उत्पादों की बारीकियां सीखी। इस दौरान राहुल ने 3 दिए और एक छोटा मटका भी बनाया और दिए पर अंग्रेजी में आरजी लिखकर ऑटोग्राफ भी दिया। राहुल करीब यहाँ 2-3 घंटे तक रहे। यहाँ से निकले तो एक स्थानीय सैलून पहुंचे और यहाँ उन्होंने दाढ़ी भी बनवाई। दरअसल दिवाली का त्योहार बस आने को है और हर घर रोशनी से जगमगाने वाला है, लेकिन सवाल ये है कि ये रोशनी झालरों से होगी या फिर मिट्टी के दियों से, क्योंकि कुम्हार बड़ी मेहनत से दिए बनाते हैं, लेकिन विदेशी झालरों ने काफी हद तक इनका रोजगार छीन लिया है। ऐसे में राहुल ये संदेश देना चाहते हैं कि ये लोगों की जिम्मेदारी है कि लोग दिवाली के लिए कुम्हारों से मिट्टी के दिए खरीदें, और ताकि उनके घर भी दिवाली मनाई जा सके और साथ ही बदले में कुम्हारों को अपनी बनाई की सही कीमत भी मिल सके। ये पहली बार नहीं है जब राहुल किसी आम आदमी के पास पहुंचे हों। वो अक्सर ही ऐसी मुलाकातों से बीजेपी की टेंशन बढ़ाते रहते हैं, तो चिंता खरगे ने भी बढ़ाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। तो क्या कुछ कहा खरगे ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। दवाओं से लेकर खाने पीने की वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसे लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ट्वीट किया कि भाजपा लागू महंगाई ने महाराष्ट्र सहित देश की जनता पर ऐसी मार मारी है कि उससे निपटने के लिए भाजपा को सत्ता से बाहर जाना ही होगा। महाराष्ट्र में पिछले दरवाजे से सत्ता हथियाने वाली भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार ने आम आदमी की थाली से निवाला छीनने का काम किया है। खरगे ने बताया कि एक आम थाली के दामों में केवल 1 साल में 52% की भयावह बढ़ोतरी हुई। अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 के बीच में एक आम शाकाहारी थाली में इस्तेमाल हो रहे टमाटर के दाम 247% तक बढ़े हैं। आलू के दाम 180% बढ़े हैं। लहसुन, जो वित्त मंत्री शायद खाती नहीं, उसके दाम 128% बढ़े हैं। औसतन सभी सब्जियों के दाम 89% बढ़े हैं। खाद्य तेल, नमक, आटा, इनके दाम 18% तक बढ़े हैं। खरगे ने आरोप लगाया कि भाजपा ने महंगाई का जाल फैलाकर महाराष्ट्र की जनता के अरमानों पर पानी फेर दिया है और साथ ही ये दावा किया कि इस बार महाराष्ट्र ने तय किया है कि भाजपा और उसके साथियों के लिए विदाई द्वार पूरी तरह से खोल देंगे। बता दें कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और एक तरह से खरगे ने चुनावों के बीच बीजेपी को चेतावनी दे दी है कि प्रदेश की जनता इस महंगाई की मार का जवाब वोट से देगी। खरगे ने साफ कर दिया है कि महंगाई की मार से निपटने के लिए बीजेपी को सत्ता से बाहर जाना ही होगा। यानी महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को जोरदार झटका लग सकता है, तो झटका कर्नाटक में भी लगता दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में बीजेपी विधायक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 8 विधायकों के पार्टी छोड़ने की बात कही है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी चुनावों में व्यस्त है। इस बीच बीजेपी को कर्नाटक से एक बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल यशवंतपुर के विधायक एसटी सोमशेखर ने दावा किया कि बीजेपी के 8 विधायक जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने खुलासा किया कि कांग्रेस में शामिल होने वाले 8 विधायकों में से 2 बेंगलुरु के हैं। उनकी टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब आगामी उपचुनावों से पहले भाजपा के भीतर संभावित दल बदल की अटकलें बढ़ रही है। सोमशेखर के इस दावे ने पार्टी नेताओं की नींद उड़ा दी है। बता दें कि सोमशेखर और यल्लापुर के विधायक शिवराम हेब्बार, जिन्होंने पहले पार्टी के खिलाफ बगावत की थी और फिर दोनों ने बीजेपी से दूरी बना दी थी,
जिससे अंदरूनी दरार की अफवाहों को और भी ज्यादा अब बल मिल गया है। इसी के साथ एसटी सोमशेखर ने कहा कि उन्हें अपने खिलाफ किसी भी कार्रवाई का डर नहीं है। वह चाहते हैं कि उनका निर्वाचन क्षेत्र विकसित हो, इसके लिए मैं लगातार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिलूंगा। उन्होंने कहा कि सीपी योगेश्वर ने अच्छा काम किया और अब उन्होंने हार मान ली है। बीजेपी नेता आर अशोक की बातों को गंभीरता से ना ले। बताते चलें कि इससे पहले बीजेपी से अलग हुए विधायक एसटी सोमशेखर ने पार्टी के खिलाफ लगातार बयानबाजी देना शुरू कर दी है और वो कांग्रेस का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की थी और पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ आवाज उठाई थी और अब उन्होंने दावा किया कि पार्टी के 8 विधायक जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। अगर एसटी के ये दावे सच होते हैं तो बीजेपी के लिए कर्नाटक से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी विधायक ने साफ कर दिया है कि उन्हें किसी का डर नहीं है। उनके इस बयान ने हड़कंप मचा दिया है। तो हड़कंप जम्मू कश्मीर में भी मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर में लगातार एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे हैं, जिस पर सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का भी बयान सामने आया। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे हमलों पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इन हमलों पर नेताओं की बयानबाजी अब शुरू हो गई है। इसी कड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गुलमर्ग जैसे हमले तब तक होते रहेंगे जब तक भारत और पाकिस्तान दोस्ती का रास्ता नहीं खोज लेते हैं। मैं पिछले 30 सालों से ये देख रहा हूँ कि निर्दोष लोगों की जान जा रही है। फारूक ने कहा कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं, तो वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे भविष्य को बर्बाद करने के लिए। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में अशांति फैलाने के बजाय पाकिस्तान को अपनी दुर्दशा पर ध्यान देना चाहिए और अपनी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। वो खुद तो बर्बाद हो ही रहे हैं, साथ ही हमें भी बर्बाद कर रहे हैं। तो वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और जान गंवाने वाले लोगों के प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे हमलों पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की नीतियां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और शांति बनाए रखने में नाकाम साबित हुई हैं, जिसके चलते लगातार यहां हमले हो रहे हैं। सरकार को तुरंत जवाबदेही लेनी चाहिए और जल्द से जल्द वादी में अमन बहाल कर सेना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों से लोग मुश्किल में हैं, तो पश्चिमी राज्यों में दाना तूफान ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना उड़ीसा में दस्तक दे चुका है। देर रात ये तूफान 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के तट से टकराया। कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश का कहर जारी है। तो कैसे चक्रवाती तूफान दाना ने मचाई भारत में तबाही, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दाना का भारत के पश्चिमी तट पर लैंडफॉल हो चुका है। बीती रात 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दाना ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के भितरकनिका और भद्रक जिले के धामरा के बीच दस्तक दी। तूफान के आने से पहले ही ओडिशा में लगातार बारिश हो रही है। भद्रक केंद्रपाड़ा में 30 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। दाना की कहर से कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, गाड़ियां भी डैमेज हुई। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि सुबह 6 बजे तक इसकी रफ्तार घटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई। लेकिन इसके दस्तक देने से पहले ही संभावित तौर पर प्रभावित होने वाले प्रदेशों की सरकारें अलर्ट मोड पर थी। ओडिशा सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश पहले ही जारी कर दिए थे। बिजली की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी गई। 5.84 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। दाना भले ही ओडिशा के तट से टकराया है, लेकिन इसका असर पास पड़ोस के लगभग 7 राज्यों तक देखा जा रहा है। कोलकाता और भुवनेश्वर एयरपोर्ट 24 अक्टूबर की शाम से 25 अक्टूबर की सुबह 8 बजे तक बंद थे। हालात में सुधार होने के बाद दोनों एयरपोर्ट पर उड़ान शुरू कर दी गई है, लेकिन आज भी 300 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हैं। ओडिशा के बाद अब दाना कोलकाता की तरफ बढ़ रहा है। इसके लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही कोलकाता और हावड़ा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश शुरू हो गई है। पूर्वी मेदिनीपुर के ओल्ड दीघा समुद्र तट पर तूफान के चलते ऊंची लहरें उठ रही हैं। राज्य सरकार ने लगभग 1.5 लाख लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से निकाला है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
एक मजेदार खबर, उत्तर प्रदेश सरकार अपनी पुलिस की झूठ को पकड़ने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करेगी। जहाँ जहाँ वो जाएंगे जीपीएस से ट्रैक कर लिया जाएगा कि अधिकारी कहाँ पर हैं। लेकिन अगर अधिकारी चालाक हुआ तो इसकी काट के लिए खाली गाड़ी को भी जगह पे घुमा सकता है, क्योंकि ट्रैक तो गाड़ी होना है, अधिकारी थोड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।